नमस्कार मित्रों। लगभग 5 महीने बाद हम फिर से आपके बीच आए हैं। लगातार मित्रों द्वारा मैसेज किए जा रहे थे, कॉल आ रहे थे कि आप फिर से वीडियो बनाइए और बिहार के ऊपर ज़्यादातर पिछले 5 दिनों से मैं लगातार सोच रहा था बिहार के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन समय के कारण नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मैं आपके बीच बिहार को लेकर वीडियो बनाने आया हूं और मैं बताऊंगा नीतीश कुमार का आरजेडी में जाना यानी महागठबंधन में फिर से शामिल होना और बीजेपी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं 2024 को लेकर इसका ये समीकरण होगा, 2025 में बीजेपी इतनी मजबूती से सरकार बना लेगी, मैं इन सारे मुद्दों पर आऊँगा और वन बाई वन मैं पॉइंट लिख कर लाया हूँ, आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, ट्रोल से लेकर हर चीज़ की मुझे कोई चिंता नहीं है किसी की, क्योंकि देखिए क्या होता है ना मित्रों कि सच बोलने पे या झूठ बोलने पे दोनों तरफ से अपनी ही नुकसान है। सच बोलेंगे तो सामने वाला ट्रोल करेगा, झूठ बोलेंगे तो इधर वाला ट्रोल करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से। तो उससे अच्छा सच बोले कि अपना एक अलग सा वो रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको सबसे पहले नीतीश कुमार के ऊपर लेकर। नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार, ऐसा चलाया गया मीडिया में। देखिए ऐसा क्या है ना कि टीएमसी ममता बनर्जी 2021 में चुनाव जीतने के बाद लगातार कोशिश कर रही हैं कि मैं पीएम पद की उम्मीदवार बनूंगी, विपक्ष का एक चेहरा बनूंगी। अगर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया और उनके पार्टी के ही उम्मीदवार को घोषित किया गया। जबकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, कांग्रेस ने और विपक्षी दल का जब बैठक हुआ तो उन्होंने वहां से बायकॉट कर दिया और साथ में समर्थन भी नहीं दिया। तो नीतीश कुमार के लिए ये आसान कतई नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें, बिहार में 40 सीट के अलावा इनका कोई जनाधार नहीं है। कोई झारखंड बगल की राज्य है जहां 14 लोकसभा सीटें, वहां भी कोई राज्य में इनका जनाधार नहीं है ना। आरजेडी का है, कांग्रेस की थोड़ी बहुत है, तो कांग्रेस राहुल गांधी के लिए बैटिंग करेगी ना, इनके लिए तो नहीं करेगी। शरद पवार जैसे एक अनुभवी नेता भी हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये कतई नहीं है कि पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तो इस पर थोड़ा भी आप इस बयान पर न जाए। दूसरी बात है, उपराष्ट्रपति पद को लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने बैटिंग किया था। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर रहे होंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। उन्होंने पहले राष्ट्रपति चुनाव में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन को मेरी पार्टी की समर्थन होगी। फिर उपराष्ट्रपति पद में भी उसी तरह ललन सिंह की पूछ जिस तरह हुई, लगा कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ बिहार में ये गठबंधन लड़ाई कर रही है। लेकिन रूपरेखा जो है पहले से तैयार हो रही थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप इसकी रवानगी देखें। आरसीपी सिंह को टिकट न देना, फिर ये बोलना नीतीश कुमार के पार्टी के द्वारा कि आरसीपी सिंह बिहार में एक मंत्री के साथ मिलकर बीजेपी में जाने के लिए जेडीयू विधायकों को तोड़ रहे हैं। आपके पास 43 से 44 विधायक थे। 44 विधायक में अगर आप 2/3 विधायक भी तोड़ लेंगे ना, तो अभी नीतीश कुमार जी आपके पार्टी टूटने के बाद भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस बात को अगर आप समझते ना, आपके जेहन में होती ना, तो ये आप कतई नहीं बोलते और आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है ललन सिंह या फिर जो भी नेता है, प्रवक्ता हो, ये तो कतई नहीं बोलते कि बीजेपी ने विधायक तोड़ने की कोशिश की। तो आप ये झूठ मत बोलिए ना कि नीतीश कुमार जी की बीजेपी ने हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, ये मंत्री के साथ मिलकर, ये कतई बिल्कुल सच्चाई नहीं है। चौथी बात, नीतीश कुमार जी ने अग्निवीर जो स्कीम आया था उसके अंदर उसके बाद जो आगजनी हुई, जो अटैक हो रहे थे बीजेपी नेताओं के ऊपर, उसमें जो उन्होंने किया, तब से थोड़ी शंका बढ़ गई। नीतीश कुमार जी के लिए अगर पलटू राम कुर्सी कुमार जैसे शब्द का उपयोग होता है तो इसका तो मैं समर्थन कतई नहीं करूंगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। लेकिन जो उन्होंने किया है, लोकतंत्र की रवानगी है या नहीं, इस पर भी एक डिस्कशन लंबी होनी चाहिए। बीजेपी जो महाराष्ट्र में किया, उसके पहले मध्य प्रदेश में किया, उसके पहले कर्नाटक में किया इन्होंने, उनके लिए भी ये क्या लोकतंत्र का एक मजाक, भद्दा मजाक है? ये भी सोचने वाली बात है। इस पे डिस्कशन लंबी चौड़ी होनी चाहिए। अगर आपको जनता विपक्ष में बैठने का मैंडेट देती है तो आप विपक्ष में बैठिए ना। विधायकों को तोड़कर पक्ष में बैठना कहां तक उचित है? नीतीश कुमार जी
इसके लिए भारी जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2010 का जब चुनाव हुआ था तो 115 सीट और बीजेपी 91 सीटों के बाद जो गठबंधन भारी बहुमत के साथ आई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ा। 14 में इलेक्शन हुआ, हार गए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, जीतन मांझी जी को बैठा दिया। फिर मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हुआ 15 में, फिर महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना ली। 17 में वो गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलकर कि आरजेडी हमें काम करने नहीं देती है। तो क्या आपको लगता है नीतीश जी कि अब काम करने देगी? और बीजेपी से आपने जो गठबंधन तोड़ा है वो किस बेसिस पे तोड़ा है? आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आपकी चले? बिल्कुल यही चाहते हैं नीतीश जी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं कुछ पॉइंट समझा कर देता हूं, जरा गौर दीजिए, गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को। बीजेपी वर्सेस जेडीयू का जो लड़ाई चल रही थी, जो टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई बिहार में, उसके कर्ता धर्ता उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी पार्टी जो बनाई थी उन्होंने, एनडीए के साथ गठबंधन किया। उसी 2014 इलेक्शन में काराकाट से चुनाव जीत कर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री बनते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और वही उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, चुनाव हार जाते हैं। फिर 2020 में चुनाव होता है लोकसभा विधानसभा का, उसमें अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और वही चुनाव खत्म होने के बाद जब 43 सीटों पर आ गए नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने क्या किया? उसी उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा एक सीट तक नहीं जीत पाते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा चंद परसेंट वोटों के साथ रह जाते हैं, जिनकी समाज उनको वोट नहीं दे पाती है, जो कहते थे कि मेरी समाज, वो समाज भी उनको वोट नहीं करती है, और वो उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है नीतीश कुमार जी के द्वारा। मैं इसमें कतई सहमत नहीं हूं कि ये पहले से नहीं चल रही थी, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि चिराग के साथ धोखा हुआ, चिराग ने धोखा किया, कैसे धोखा कर दिया चिराग ने? वहीं उपेंद्र कुशवाहा आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, आपके खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, तो वो अच्छे हो गए। और चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, चिराग पासवान अपनी भी इलेक्शन लड़ते हैं उसी जगह पे, तो वो बुरे हो गए। कैसे बुरे हो गए? आप कैसे बोल सकते हैं बुरे हो गए? उसके बाद चिराग पासवान के बाद एक मुद्दा उठता है नीतीश कुमार का अधिकार। जब 2015 तक, यानी कि 19-20 तक, 17 के बाद जब सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बनते हैं, तो नीतीश कुमार पूरी, देखिए सुशील कुमार मोदी जो है ना, बिहार में बीजेपी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जरिया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उसके सुनकर मैं ये बात बयान दे दी आपके लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार में अगर नीतीश कुमार का क्राइम में अगर कोई भरपूर सहायता किया है ना, तो सबसे बड़ा नाम है बीजेपी को डुबोने वाले सुशील कुमार मोदी हैं। पूरे बीजेपी को उन्होंने बर्बाद कर दिया अपने आगे, सिर्फ अपने कुर्सी में बैठने के लिए। अगर 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले इलेक्शन लड़ रहे थे और बीजेपी अगेंस्ट में थी, तो अगर बीजेपी चाहती तो अपनी संगठन पे ध्यान उस समय दे सकती थी, उतनी आक्रमण हो सकती थी जितनी आक्रमण 2017 के बाद तेजस्वी यादव हुए थे नीतीश कुमार के ऊपर, लालू यादव हुए थे नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने यह किया कि नीतीश कुमार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर काम किया है। बिहार में अगर बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ है तो बीजेपी का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना बड़ा लालू और नीतीश कुमार का है बिहार के बर्बादी में। इसका अधिकार में, नीतीश कुमार के अधिकार पर मैं बात कर रहा था, मैं आता हूं इस पॉइंट पे। नीतीश कुमार का अधिकार में क्यों बोल रहा था? नीतीश कुमार क्या चाहते थे कि मेरे अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार हो। ये मेरा सोच है, मैं जो दूरगामी देखकर बताया उसके अनुसार मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। इसमें और सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए, एक नुनिया समाज से और एक तारकेश्वर प्रसाद को कटिहार से उठाकर लाए। और दोनों मुख्यमंत्री जो थे वो कोई चेहरे नहीं थे। एक को महादलित बना दिया और एक को सुशील मोदी के कहने पे बना दिया। सुशील मोदी के खासम खास नेता तारकेश्वर प्रसाद थे और सुशील मोदी के कहने पे ही बीजेपी चलती है यहाँ पे।
इसका खमियाजा अगर बीजेपी सोचती, बीजेपी आला कमान सोचती, तो ये देख सकते थी कि जब 2015 में चुनाव हुए थे उस टाइम क्या हुआ था उनके साथ। 2015 में बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई थी, क्यों हारे थे आप, 55 सीटों पर आ गए, 178 पर क्यों पहुंच गई महागठबंधन की सरकार। ये सोचने वाली बात थी, अगर चाहती तो सोच सकती थी। दूसरी बात, बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो बिहार में रहकर बिहार में बीजेपी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है, कुछ को तो मंत्री बना दिया गया केंद्र में, जबकि कुछ बिहार सरकार में मंत्री भी थे और कुछ अन्य पोस्टों पर थे। मैं कुछ नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि जब बिहार में, आप बगल के यूपी को देखिए, उत्तर प्रदेश में, क्या 2014 के पहले वहां भी कोई चेहरा थी बीजेपी के पास? थी, राजनाथ सिंह जैसे चेहरे थी, यहां भी गिरिराज सिंह जैसे चेहरे हो सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद की बीज जो है, जो बो दिया गया है ना, उसको खत्म करना होगा। बीजेपी खुद इस बीज में बराबर की हिस्सेदार है। मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है। बिहार में हाई कमान के पास बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, जो स्टेट के नेता हैं, वो सही जो राय है वो नहीं पहुंचा पाते थे। जैसे संघ का दखल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे शहरों में हुआ करता है, उस तरह बिहार में बीजेपी की संघ की पकड़ बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की संघ ने काम किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है, संघ ने बहुत काम किया है यहाँ पे जमीन पे, लेकिन जो संघ ने काम किया है उसको बीजेपी के नेता धूमिल कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो इस बात की आपको अभिव्यक्ति होगी। और जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि बीजेपी 2014 में का जो असहाय था वो 2024 में करके दिखाएगी, मैं उनको कहता हूं कि आप जिस मुगालते में जी रहे हैं वो कतई नहीं होने वाला है। क्योंकि 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी का फ्रेश चेहरा के आगे जीत रही थी, और 2024 में जब लड़ेगी तो जनता के दिमाग में ये भी है कि इन्होंने तो 2017 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार के साथ फिर से सरकार चलाई है ना। नीतीश कुमार के साथ ये सरकार चला कर आए हैं, तो फिर 2024 में आपको, अगर आप मुगालते में जी रहे हैं कि आपको फिर से वही पुरानी वाली बहुमत मिलेगी, 30 सीटों तक आप जीत जाएंगे, 40 सीटों तक, 35 सीटों तक, तो आप कतई नहीं होने वाली है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ग्राउंड पे जो गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रहा था ना, नीतीश कुमार उसको भाप गए और वो चुपचाप चले गए महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन में जाने से उनको क्या फायदा हुआ कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो तो उनके साथ रहेगी ही, साथ में महागठबंधन का वोट बैंक जो है, जो सॉलिड वोट बैंक है, वो उनके साथ जुड़ जाएगी। मैं ये क्यों बोलूं कि नीतीश कुमार ही सिर्फ बिहार की जो गठबंधन है उसके लिए जिम्मेदार है। तो नीतीश कुमार अपने मर्जी से गठबंधन चाहते थे कि अधिकार अपना लेकर उस सरकार को चलाना, जो कतई नहीं होने दे रहे थे बीजेपी के नेता। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को उधर से बैटिंग करने के लिए जेडीयू उतारती थी, इधर से बीजेपी के संजय जायसवाल, नित्यानंद राय जैसे नेता बैटिंग करते थे, एक दूसरे के ऊपर ट्वीट खेलते थे। तो क्या ऐसे गठबंधन चल सकती थी बिहार में? तो नहीं चल सकती थी। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। चौथी बात है, नीतीश कुमार जो चाहते थे, वो चाहते थे कि केंद्र में उनके 4 मंत्री बने, 2 कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार और एक स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री। लेकिन जब उन्होंने आरसीपी सिंह को उसके लिए भेजा तो उन्होंने अमित शाह से बात करके सिर्फ अपने लिए बैटिंग कर लिया, जबकि ललन सिंह भी उसके दावेदार थे, संतोष कुशवाहा जैसे लोग भी दावेदार थे। यानी बीजेपी जो जेडीयू से गठबंधन किया था, जेडीयू चाहती थी कि उन्हें सामाजिक तौर तरीके से एकदम जो गठबंधन के रूप, जो गठबंधन का भाईचारे का जो एक प्रतीक है, उस सम्मानजनक तरीके से उन्हें सीटें दी जाए कैबिनेट बर्थ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी जो पुरानी वाली बीजेपी थी और नई वाली बीजेपी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को आपको समझना होगा। बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय दल आगे बढ़े, और ये बात की रवानगी ये मैं नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो गठबंधन क्षेत्रीय दल आगे नहीं बढ़े। ये जेपी नड्डा कहकर गए हैं इसी बिहार की धरती पे, इसी पटना में जब रैली करके गए तो बोले कि क्षेत्रीय दल खत्म हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार इस बात से इनको भनक नहीं लगी? बिल्कुल लगी, और नीतीश कुमार यहीं से निकल गए। क्योंकि जब आप 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार 2020 में उनकी क्या स्थिति हुई थी ये उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने बोला दूसरा चिराग नहीं बनने देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को लगा कि आरसीपी सिंह के रूप में बीजेपी एक नया हथियार बना रही है, जो कतई आसान नहीं थी।
क्यों आसान नहीं थी? क्योंकि आरसीपी सिंह का ग्राउंड जीरो पर कोई हाँ या ना नहीं है, यानी कि उनका कोई अपना बेस नहीं है। इस बात को आप जदयू के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के आम कार्यकर्ता से आप पूछ सकते हैं, इस बात में दो राय बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है चिराग पासवान की उपयोगिता। मैंने बताया कि जब उपेंद्र कुशवाहा उसी जगह पे चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, उतनी गंदी बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं, और उसी जगह चिराग पासवान अपनी पार्टी बनाकर बयान देते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर नीतीश कुमार को चिराग पासवान इतने बुरे क्यों लगते हैं और वहीं उपेंद्र कुशवाहा इतने अच्छे क्यों लगते हैं? इस चीज़ की भी अपनी अपनी राय है। चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के खिलाफ एक चेहरा है, इस बात को सारे बिहार की आम जनता भी समझने लगी थी। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी चाल चली और बीजेपी उस चाल में फंस गई। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं जो सोच रहा था, जो समझा हूं, जो पढ़ा हूं, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये गठबंधन चलती रहती। अगर नीतीश कुमार चाहते तो बीजेपी वो नहीं करती जो बीजेपी ने किया। सबसे पहले नीतीश कुमार ने सारा दोष चिराग पासवान के ऊपर मढ़ दिया कि 43 सीट उनके कारण आई है, कि 38 सीट 35 सीट 30 सीटों पर उनके कारण हमारी गठबंधन की हार हुई है। लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी चलती रही। बीजेपी ने क्या किया? रामविलास पासवान के जो भवन था उनका, उसमें चिराग पासवान ने अपने पिता की मूर्ति लगा रखी थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। इसका नुकसान जो है बिहार की जनता को भी देखने को मिलेगी। बीजेपी जनता में क्यों मिलेगी? क्योंकि जब वो चुनाव में आएंगे तो चिराग पासवान के साथ उन्होंने जो किया उस चीज की भांति जनता उनसे पूछेगी बिल्कुल, और ये पूछेगी नहीं, पूछ रही है आज के समय में भी। बीजेपी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा एक नीतीश कुमार से गठबंधन के लिए। मुकेश सहनी का नाम आपने सुना ही होगा, वही मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे और बीजेपी ने उनको गठबंधन से बर्खास्त करवा दिया नीतीश कुमार के हाथों, क्योंकि उन्हें लगा कि हम बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके हैं तो हमारा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और सहनी को की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें हटा दिया। आज वही नीतीश कुमार पार्टी छोड़कर चले गए, अब वही सहनी का जो वोट बैंक है वो काम आएगी बीजेपी के। लेकिन अब उन्होंने क्या किया? बैर कर लिया है मुकेश सहनी से। क्यों किया बीजेपी ने मुकेश सहनी से बैर? इस पे भी बहुत लंबी और चौड़ी एक अलग वीडियो बन सकती है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो सबको समझने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाए और दोनों में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, तो बीजेपी को क्या समझकर बनाने की जरूरत पड़ी वो दो डिप्टी सीएम? किसने वो दो डिप्टी सीएम का नाम बताया बीजेपी को, और कौन सा वो चेहरा है दोनों जो अपने दम पर पूरी इलेक्शन जिता सकती है? ऐसा चेहरा है दोनों डिप्टी सीएम आपका? तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अब आते हैं 2024 और 2025 की रवानगी की जो बात कर रहे हैं लोग उसको। देखिए 2024 में सीधी सीधी बात है, 2024 की जो बात है ना, जो लोग कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी 30 सीट 32 सीट जीत जाएगी। देखिए लोकसभा चुनाव में मोदी की स्वीकृता है बिल्कुल बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की स्वीकृता हो ना हो, लेकिन मोदी की स्वीकृता है बिहार में। और आप देखेंगे तो मोदी के नाम पर लोकसभा में बीजेपी सीट जीत सकती है, लेकिन जो 25 और 30 की जो दाव लगा रहे हैं उतनी सीटें नहीं जा पाएगी। इसके पीछे मैं आपको कारण दे रहा हूं, बीजेपी ऐसी बहुत सारी सीट है जहां आज तक नहीं जीती है, और बीजेपी ऐसा बहुत सारी सीट है जहां इतनी कमजोर हो गई है अपनी सीटें जेडीयू को देकर कि उसकी रवानगी, और कुछ गठबंधन के कारण जहां बीजेपी की जीत का कोई चांस नहीं बनता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सुनिएगा। जहानाबाद की सीट जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है, जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। समस्तीपुर की सीट जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। हाजीपुर की सीट जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। हाजीपुर में रामविलास पासवान हमेशा से लड़ते थे, समस्तीपुर में जेडीयू और आरजेडी और फिर रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के जो भाई थे रामचंद्र पासवान, वो लड़ते थे। और अभी चिराग पासवान के जो छोटे भाई हैं प्रिंस राज, जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष बिहार की, वो सांसद है। इन सब के अलावा जमुई की सीट, जहां के विधानसभा सीट से श्रेयसी सिंह बिहार की जो बागी दिग्विजय सिंह कहा जाता है, उनकी सुपुत्री हैं, वो विधायक है। तो जमुई की सीट भी बीजेपी कभी जीती नहीं है। क्या आंकलन है आपका कि बीजेपी वो सीट देती है जदयू आरएलजेपी को, यानी कि रामविलास पासवान के पशुपति पारस गुट को, या फिर रामविलास गुट यानी कि चिराग पासवान को, तो वो जीत लेंगे? इतना बड़ा कोई कारण है?
तो इसके पीछे भी बहुत लॉजिक होनी चाहिए जीत का। इन सब के अलावा काराकाट सीट उजियारपुर से अभी नित्यानंद राय जीत गए, लेकिन क्या 2024 के इलेक्शन में जीत पाएंगे? क्योंकि वहां कुशवाहा और यादव वोट इतनी मात्रा में है और राजपूत वोट कि बीजेपी को जीत और हार यहीं से तय करनी पड़ेगी। क्योंकि कुशवाहा वोट अब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां एक साथ जाती है कुर्मी कुशवाहा, तो वो जाएगी नीतीश कुमार के साथ। प्लस में यादव वोट बैंक तेजस्वी यादव के पास है, तो शायद वहां चली जाए। तो क्या कितने परसेंट यादव के साथ ये नित्यानंद राय इलेक्शन उजियारपुर से जीत लेंगे और संसद फिर से पहुंच जाएंगे? एक बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न पे आप जरूर गौर कीजिएगा। कुछ और सीटों का मैं उदाहरण आपको देता हूं। आरा की सीट पर आएंगे, जहां से आर.के. सिंह जो पूर्व में पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनकी सीट की बात करता हूं मैं। वीर कुंवर सिंह की जो धरती है, उस धरती की मैं बात कर रहा हूं। क्या उस सीट से आर.के. सिंह इस बार 2024 में पहुंचकर संसद चले जाएंगे, या फिर उनकी जगह कोई और लड़ता है तो जीतकर पहुंच जाएगा? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर वामपंथी दल यानी कि राजू यादव को अगर वहां से टिकट दी जाती है तो बीजेपी की जीत मुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं, बहुत खत्म हो जाएगी, ना बराबर हो जाएगी, क्योंकि उनकी जीत एकदम जीरो हो जाएंगी। क्योंकि उस सीट पे जो समीकरण बनते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया गया। भैया, उत्तर प्रदेश में इसलिए समीकरण को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि वहां आपके पास चेहरे थे। वहां योगी आदित्यनाथ के रूप में एक बड़ा चेहरा था, इतना बड़ा चेहरा कि बिहार के यादव मतदाता जो है ना, वो भी उस चेहरे को दाग देते हैं, वो भी उसके प्रशंसक है। लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव एक चेहरे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार एक ब्रांड है। अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश में ब्रांड है तो बिहार में भी ब्रांड है। और बिहार में एक और जो ब्रांड है ना, वो है जातीय समीकरण। बिना जाति का बिहार में कोई समीकरण नहीं बनती है और कोई समीकरण बिगड़ती नहीं है। भूमियार समाज, एक और समाज जो बीजेपी की कोर वोटर हुआ करती है, वो भी नाराज चल रही है। नीतीश कुमार उसको तोड़ने पे अड़े हुए हैं। ललन सिंह उसी भूमियार समाज से आते हैं जो मुंगेर के सांसद है। क्या आपको लगता है मुंगेर बीजेपी जीत जाएगी? कतई नहीं जीतेगी। इस बात की रवानगी आप अभी से लिख लीजिए, क्योंकि वीना सिंह 2014 में जीती थी उस सीट से, तो सूरजभान सिंह के कारण जीती हुई थी, और एलजेपी रामविलास पासवान और बीजेपी की गठबंधन के कारण उस टाइम भी आरजेडी और ये दोनों जेडीयू अलग अलग लड़े थे, तब जीती थी। लेकिन अगर इस बार एक साथ लड़ेंगे तो ये सीट भी जीतना मुश्किल है। मुंगेर की बात कर रहा हूँ। बक्सर की सीट पे आते हैं, जहाँ ब्राह्मण का एक तरीके से गढ़ बोला जाता है उसको, और वहां से लालमुनि चौबे पूर्व में सांसद रहे हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी मित्र, और अभी वहां से सांसद है अश्विनी चौबे जो भागलपुर वाले हैं, और अभी वहां से 2 बार से सांसद है। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं भागलपुर से, विधायक भी रह चुके हैं वहां से। तो क्या आपको लगता है बक्सर सीट से बीजेपी जीत जाएगी? बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल है जितना आप कह सकते हैं कि बिहार में आज के समय में बीजेपी के लिए सरकार बनाना, और बंगाल या फिर केरल में बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। बंगाल में तो अभी कुछ हद बदल भी रहे हैं, लेकिन केरल में जो स्थिति है वही स्थिति अभी बिहार में होने वाली है बीजेपी की। इसकी रवानगी लिखी जा रही है, आप धीरे धीरे देखेंगे। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये बंदा क्या कुछ भी बोले जा रहा है। आप इंतजार कीजिएगा, बिहार के जानने वाले जितने पत्रकार महोदय हैं उनसे आप बात कीजिएगा, आपको कुछ इसमें सच्चाई जरूर दिख जाएगी मेरी बातों में, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत बात। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में गया की सीट, जो हरी माझी की सीट हुआ करती थी, उसको उन्होंने जेडीयू को दे दिया, और जेडीयू ने वहाँ से विजय माझी को टिकट दिया। जो सीट बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड हुआ करती थी वो उन्होंने उसे दे दिया। इस सब के अलावा बीजेपी ऐसी बहुत सारी सीट है जहां अपनी गलती से वो अपने पार्टी को दे दिया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं भागलपुर की सीट से। भागलपुर की सीट जहां से शाहनवाज हुसैन 2014 में चुनाव हार गए थे, और बीजेपी ने वो सीट जेडीयू को दे दिया 19 में, जबकि भागलपुर की सीट बीजेपी के पास रहनी चाहिए थी, उससे बीजेपी को फायदा होता। लेकिन बीजेपी 2024 में क्या वो सीट फिर से जीत पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस का भी एक होल्ड है भागलपुर में, आरजेडी वहाँ लड़ेगी क्योंकि बुलो मंडल एक नाम है वहाँ पे, और अभी जेडीयू के सांसद है वहाँ से, वो भी मंडल समुदाय से समाज से आते हैं, वो भी एक नाम है वहाँ पे। तो बीजेपी के लिए क्या भागलपुर इतनी आसान सीट है? तो बिल्कुल आसान सीट नहीं है।
तो किशनगंज क्या आसान सीट है? किशनगंज तो जीतने की कोई चांस ही नहीं बनती है बीजेपी के पास। तो क्या अररिया आसान सीट है? बिल्कुल आसान सीट नहीं है। अररिया की समीकरण पूरी तरीके से बदल गई है। तो क्या उस जो समीकरण बदली है वो बीजेपी को भनक नहीं थी कि वहाँ पे कहाँ से इतने मतदाता बढ़ रहे हैं? बिल्कुल थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के दबाव में आकर उस सीटों को थोड़ा भी उस समीकरण पर ध्यान नहीं दिया। आज जो पीएफआई बिहार में अपने पैर पसार रही है, क्या आपको लगता है वो पीएफआई कुछ नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या सरकार को उसकी भनक नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या सरकार उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकती थी? बिल्कुल उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ। तो ये है समीकरण। बिहार में सरकार क्यों बदली और क्या बदलने के बाद 2024 और 25 में इतनी मजबूती से बीजेपी लड़ पाएगी, तो इसकी कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन तत्काल मैंने जितने सीटों पर आपको समीकरण बताए हैं, आप उस समीकरण पर बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये समीकरण आपको बहुत आगे काम आएंगी। जिन मित्रों को लग रहा है कि बीजेपी इतनी सीटें जीत जाएंगी या फिर बीजेपी उतनी सीटें जीत जाएगी, उनके लिए है ये। तेजस्वी यादव के साथ जाने पर बीजेपी और या फिर तेजस्वी यादव को क्या फायदा है, उस मुद्दे पे भी हम थोड़ा आते हैं, थोड़ा सा उस मुद्दे पे हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को क्या फायदा है? नीतीश कुमार जान गए थे कि बीजेपी 200 सीटों पर जो तैयारी कर रही है उसका क्या आशय होगा, यानी क्या अर्थ निकलेंगे उसके आगे चलकर। सीट जो बंटवारा होगा 2024 में या 2025 में, उसमें कुछ हमारी सीटें कम होगी या फिर हमारी पार्टी को साफ खत्म करने की वो है। तो इसमें मैं दो बात कहूँगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहेंगे तो ही उनकी पार्टी बची रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है वो बरकरार रहेगी। इस पे भी अभी आंच बरकरार है। ऐसा क्यों बरकरार है? क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी युवा हैं, अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र 71 साल हो चुकी है, 71 बसंत देख चुके हैं वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे वो, फिर राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और जदयू बरकरार रखेंगी गठजोड़? तो ये भी एक सवाल है अपने आप में, देखना होगा। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर जदयू रहती तो शायद वो नहीं बच पाती उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में नीतीश कुमार बचा कर रखना चाहते थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनडीए जो है, यानी कि जो बीजेपी है एनडीए में, वो लगातार बढ़ रही थी और इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को भी लगने लगा था कि यहाँ अब ये पार्टी हमारे टक्कर में आ गई है। इसलिए वो नीतीश कुमार को अपने पाले में बिना मुख्यमंत्री पद का दावा किए, पेश किए हुए ले लिया। नीतीश कुमार लगातार बोलते थे कि मैं तो बीजेपी को शुरू से कहता था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो अगर महानुभाव माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना था तो तेजस्वी यादव अभी युवा है, उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए पद दे देते ना। आप 43 सीटें लेकर कहाँ जाएंगे? इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? तो ये सवाल है सबके लिए कि क्या भविष्य में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस आते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, मुझे नहीं लगता है अब दोबारा ऐसी गठबंधन होने की कोई उम्मीद है। जो जिन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार वापस आएंगे, उस बात से मैं कतई भी सहमत नहीं हूं। दूसरी बात कि मोदी सरकार और बिहार में बीजेपी को अपनी जो संगठन है उसको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो नीतीश कुमार की सरकार में जो एंटी कमेसी बैठ गई थी, यानी कि जो उनके खिलाफ जनता का आक्रोश था वो शायद थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जो आरजेडी के सरकार बनने के बाद कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक है और उनकी जो जेडीयू और आरजेडी और बीजेपी, ये जो तीन बड़ी पार्टी है ना, कांग्रेस छोटी पार्टी हो गई है, उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही है बिहार में, लेकिन जो जेडीयू और आरजेडी की कार्यकर्ता है उसमें भारी अंतर है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो दबंग होते हैं, वो थोड़ी भी जैसे उनकी सरकार बनी शुरू हो गए हल्ला करना। आप देख सकते हैं जो उन्होंने अंजना ओम कश्यप के साथ कितना गलत किया। क्या ये सही थी? बिल्कुल सही नहीं थी। बिहार में अगर ऐसे हो रहे हैं तो कल से आपके राज्य में कोई भी मीडिया आना नहीं चाहेगा। यहाँ लोग मरते रहेंगे लेकिन आपकी जो गुंडागर्दी है वो देखने के लिए कोई नहीं आएगा, आपका सहयोग करने के लिए कोई नहीं आएगा। चंद गुंडों के कारण, चंद लोगों के कारण बिहार को बदनाम कर दिया जा रहा है सत्ता में आने के लिए। क्या कहीं ऐसी परिस्थिति बनी है किसी और राज्य में? बीजेपी इतनी बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भी सरकार में आई, असम में भी आई। क्या कभी इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी और इतनी ज़्यादा
आतंक देखने को मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता शांत स्वभाव के होते हैं, और आरजेडी की कार्यकर्ता जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, यानी कि दंड टाइप के होते हैं। बीजेपी क्या है, कार्यकर्ता जो है अभी ढीले चल रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार गई है। बीजेपी को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल डालना होगा, उनको उठाना होगा, तभी जाकर वो 2024 की जो लड़ाई है वो जीत सकती है। बाकी अब यहाँ से वीडियो सोचूंगा रेगुलर बनाने का, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार 16 तारीख को होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मंत्रिमंडल के जो नाम है मेरे पास, मैं उस पर भी बात करूंगा। कल इस पे वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आप बताएं अपनी मत कि आपको कहाँ लगता है। कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आप जरूर लिखें कि क्या लगता है आपको कि मैंने जो बताया, जो समीकरण बताया सीटों का, उस पर आप क्या राय रखते हैं। और साथ में ये भी बताएं आप कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी 2024 में कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। वीडियो एक से एक अच्छी आएगी, बात दोनों तरफ की होगी, पक्ष विपक्ष दोनों की बात होगी, जो होगी सच और सामने बोली जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।